हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो आपका टॉपिक है क्या है, व्हीटस्टोन सेतु। हम लोग इसको समझते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ भी चुका है, तो इसको ध्यान समझिए। इसके पहले लेक्चर अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो आप अवश्य देख लीजिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम इस पर काफ़ी यूज होने वाला है, क्योंकि किरचॉफ के द्वितीय नियम के बिना आप इसको समझ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हों, चैनल से सब्सक्राइब करके आप चैनल से जुड़ जाइए। तो देखो, होता ये है, आखिरकार व्हीटस्टोन सेतु का काम क्या है। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा ब्रिज है, ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी, जैसे यहाँ पर 4 प्रतिरोध दिया गया है, तो उस चारों में से कोई आपको नहीं पता है, कोई किसी प्रतिरोध का मान नहीं पता है, तो उस प्रतिरोध के मान को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? तो लिखा क्या है, इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने सन 1843 में 4 प्रतिरोधों को जोड़कर एक विशेष प्रकार का आविष्कार किया। ठीक है, एक विशेष प्रकार का आविष्कार किया जिसकी सहायता से इन चारों में से किसी एक प्रतिरोध का मान शेष प्रतिरोधों के पदों में क्या किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो आपको P दे दिया जाए, Q वाला, और R और S, सब क्या प्रतिरोध के नाम रखे गए हैं। ठीक है, पूरा लेक्चर देखिए, आपको आवाज़ समझ में आएगा। मान लो यहाँ पर इन दोनों का मान, इन तीनों का मान पता है, आपको S वाला मान नहीं पता है प्रतिरोध का, तो हम लोग इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आया? यानी इसका मेन काम क्या होता है कि जो प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध दिए होते हैं, 4 में से कोई एक अज्ञात होगा और 3 तो क्या होगा, आपको ज्ञात होगा, तो उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सही मायने में देखा जाए तो ये जो हमारे इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन थे, इन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी नहीं किया था। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे सैमुअल हंटर। ठीक है, 1833 में थे, सैमुअल हंटर थे, उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी किया था। बस हुआ ये, वास्तविकता ये थी कि वो उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी। जब वो आविष्कार किए थे व्हीटस्टोन का, तो कुछ ना कुछ कमियां थी जो व्यक्तियों को ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुई। तो उस कमियों को सुधार करने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था व्हीटस्टोन नाम था, इन्होंने उस कमियों को दूर कर दिया और उसी के बेस पर इनके नाम पर क्या बन गया, व्हीटस्टोन सेतु बन गया। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये हो गया, इनके बारे में कुछ थ्योरी हो गई कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीटस्टोन ने सन 1883 में कितने प्रतिरोधों का यूज किया था, 4 प्रतिरोधों का यूज किया था। कौन कौन सा? P, Q, R, S, 4 प्रतिरोधों का यूज करके इन्होंने एक आविष्कार किया था। और उसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, जैसे लिखा है ना, देखो, इन चारों में से किसी एक प्रतिरोध का मान शेष प्रतिरोधों के पदों में ज्ञात किया जा सकता है। ठीक, यानी किसी एक का नहीं पता हो तो इन तीनों के माध्यम से उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब बात समझते हैं इनकी रचना, इनकी रचना कैसे हुई है। ठीक है, तो देखो, बड़ा आसान सा है। यहाँ पर आप देख रहे हो P, Q, R, S, देखो P, Q, R, S। ठीक है, तो लिखा गया है इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बनाया गया। आप देख सकते हैं चतुर्भुज बन गया। आप देख सकते हो ये ऐसे आपको क्या दिख रहा है, एक चतुर्भुज दिख रहा है। ठीक है, एक यहाँ पर दिख गया आपको क्या, P दिख गया, यहाँ पर क्या दिख गया आपको, Q दिख गया, यहाँ पर दिख गया आपको S दिख गया, यहाँ पर दिख गया क्या आपको, R दिख गया। ठीक है, P, Q, R, S। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को किस में जोड़ा गया है, एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। बात समझ में आया? और जोड़कर क्या बनाया गया, एक चतुर्भुज बनाया गया है। ठीक है, अब देखो, हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मान लो ये क्या है आपका चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज जानते हैं ये इनका ऐसे विकर्ण होता है। क्या होता है, ये विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण। मान लो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ये क्या कहलाता है, इनका विकर्ण कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो अब देखो, इनके जो विकर्ण हैं, यहाँ पर देखो, ये AC एक विकर्ण है, एक विकर्ण क्या है, BD है। ठीक है, एक विकर्ण क्या है, AC है, एक विकर्ण क्या है, BD है। ठीक है, तो कैसे रचना लिखोगे, रचना देखो मेरे साथ साथ सुनिएगा। इसमें 4 प्रतिरोध P, Q, R, S को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिससे एक चतुर्भुज बनाया गया है। ठीक है, उस चतुर्भुज के विकर्ण AC को देखो, ध्यान देखो, AC किससे जोड़ा गया, देखो, एक सेल से और एक कुंजी से जोड़ दिया गया है। तो देखो लिखा भी है, चतुर्भुज के विकर्ण को, AC को सेल। ठीक है, देखो AC किससे जोड़ दिया है, सेल। आप आगे ऐड कर सकते हो सेल तथा कुंजी से, कुंजी K1 से जोड़ दिया जाता है। तथा दूसरा विकर्ण क्या है इसका, BD। ये क्या है, दूसरा विकर्ण BD है। BD किससे जोड़ा गया है,
ये जो आप देख रहे हो ऐसा गोला गोला करके, ये क्या होता है, जी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारा मापी। क्या बोलते हैं, धारा मापी। दूसरे किससे जोड़ा गया है, धारा मापी से जोड़ा गया है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, एकदम रिलैक्स होकर, कुछ इसमें रटना नहीं है। पहला सिस्टम क्या बताया गया आपको कि ये किस पर, इसका यूज किस लिए होता है। तो इसका यूज ये होता है कि जब आपको कोई प्रतिरोध अज्ञात होता है तो अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का यूज करते हैं। ठीक है, चलो किसने बनाया था इसको, इसके बारे में कौन, मतलब इसको एकदम सेटिस्फाई कर पाया था, व्हीटस्टोन सेतु ने। ठीक है, व्हीटस्टोन इसका नाम था और ब्रिज का नाम करके ऐड कर दिया गया तो बन गया व्हीटस्टोन सेतु हो गया। व्हीटस्टोन कौन थे, साइंटिस्ट थे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आया। ये रचना कैसे आप बता सकते हो, 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में क्या किया गया है, जोड़ा गया है। जोड़कर क्या बनाया गया है, P Q R S, जोड़कर क्या बनाया गया है, एक चतुर्भुज बनाया गया है। और जिसके विकर्ण AC को किससे जोड़ दिया गया है, एक सेल और एक कुंजी से जोड़ दिया गया है। ठीक है, और दूसरा विकर्ण क्या है, BD, इसको किससे जोड़ दिया गया है, एक धारा मापी, ये लिखा जी मतलब क्या है यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर जिसको बोलते हैं धारा मापी। ठीक है, एक धारा मापी तथा कुंजी K2 से जोड़ दिया गया है। चित्र समझ में आ गया होगा। अब बात आगे चलें, चलिए, इतनी बातें कोई दिक्कत आपको नहीं आई होंगी। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर P Q R S को आप श्रेणी क्रम में जोड़े तो एक चतुर्भुज बन जाए। और चतुर्भुज में विकर्ण 2 विकर्ण होते हैं, एक AC हो गया और एक BD हो गया। AC किससे जोड़ा गया है, AC को एक सेल और कुंजी K1 से जोड़ा गया है। अब BD को एक धारा मापी और कुंजी K2 से जोड़ा गया है। बात समझ में आया। अब बात आती है इनका सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत क्या होता है, इनकी सिद्धांत की बात आती है। तो देखिए सिद्धांत क्या होता है, यदि सेल के द्वारा इस जो आपको परिपथ दिख रहा है, इस सेल के द्वारा अगर इस परिपथ में अगर हम लोग धारा को प्रवाहित करते हैं, बात सुनिएगा, यदि इस सेल के द्वारा अगर इस परिपथ में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, और उस समय ये जो बीच में जी लगा हुआ, यानी ये जो धारा मापी लगा हुआ, इसमें किसी प्रकार का विक्षेप ना हो। विक्षेप मतलब कि सुई ऐसे रहे, ना सुई हिले ना डुले, कुछ भी ना, सुई शून्य पे रहे, तब ऐसी स्थिति को बोलते हैं संतुलन की स्थिति। कैसा बोलते हैं ऐसी स्थिति को, संतुलन की स्थिति। कैसा बोलते हैं, संतुलित स्थिति। कैसे बोलते हैं, संतुलित स्थिति। ठीक है, तो उस केस में हमेशा क्या होगा, उस केस में हमेशा क्या होगा, ध्यान रखिएगा, उस केस में P/Q हो जाता है, अब बराबर क्या हो जाता है, R/S के हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है संतुलन की स्थिति में। ठीक है, फिर से मैंने क्या कहा, संतुलन की स्थिति, सिद्धांत संतुलन की स्थिति पर कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। जब इस सेल के द्वारा इस परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है और इस सुई में, यानी आप जब देखा होगा धारा मापी में क्या होता है, सुई लगी होती है, विक्षेप होता है, सुई हिलती डुलती है, और उस धारा मापी में किसी प्रकार का विक्षेप न उत्पन्न हो, यानी धारा तो प्रवाहित हो रही हो लेकिन वहाँ विक्षेप न उत्पन्न हो, तो उस केस में होता क्या है, P किसके अपान हो जाता है, Q के, और R किसके अपान हो जाता है, S के। तो इस स्थिति को बोलते हैं संतुलन की स्थिति। इसी को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, इसी को हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, चलते प्यारे मित्रों बात करते हैं, यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो ये जो बीच वाला, इसमें कोई धारा नहीं बहेगी। ठीक है, यहाँ पर हम अगर कुंजी को हम लोग बंद करेंगे, यानी धारा प्रवाहित करेंगे, तो यहाँ पर जो धारा मापी मान होगा कितना होगा, वो 0 होगा। ठीक है, बीच वाले में कोई धारा नहीं बहेगी। ठीक है, बात समझ में आया। इसको इसी प्रकार समायोजित किया जाता है। बात समझ में आया। इसको इस प्रकार हिला डुला के, जैसे धारा यहाँ पर बहेगी तो इस प्रकार से हिलाए डुलाएंगे, इसको इस प्रकार से समायोजित करेंगे कि इसमें ये जो सुई देख रहे हो, इसमें किसी प्रकार का विक्षेप उत्पन्न ना हो। जब विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा तो इसका मतलब कौन सी स्थिति प्राप्त होगी, आपको संतुलन की स्थिति प्राप्त होगी। बात समझ में आया। तो उस केस में क्या होता है, इन दोनों जो आपको प्रतिरोधक है, इसका अनुपात इन दोनों प्रतिरोध के अनुपात की क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ में आया। यानी इसको हमें इस प्रकार से, जब धारा प्रवाहित करेंगे, इसको हम इस प्रकार से संयोजित करना पड़ेगा, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित करना पड़ेगा कि इस सुई में किसी प्रकार का हलचल ना हो, उस धारा मापी में किसी प्रकार का हलचल ना हो। हलचल मतलब जैसे आप जानते होंगे, ये होता है, ऐसे होता है, ये सुई होती है, तो यहाँ पर गिनतियाँ लिखी होती हैं, ऐसे करके लिखा होता है ना। मान लो विक्षेप उत्पन्न हुआ तो ऐसे ऐसे सुई भागी, फिर ऐसे ऐसे हुआ, होता नहीं होता। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा होता है, उसका देखिए जाकर, तो ऐसे मीटर लगा होता है। जब इन्वर्टर चार्ज होता है, यानी जब बिजली से आपका इन्वर्टर बैटरी चार्ज होता है, तो सुई क्या होती है, 20 पे 30 पैसे भगती है ना, तो वही चीज़ होता है। लेकिन इसमें क्या होना है कि इसमें जब धारा को प्रवाहित करेंगे इस सेल के द्वारा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से समायोजित करेंगे
कि उसमें विक्षेप यानी इस सुई में किसी प्रकार के विक्षेप न उत्पन्न है, धारा माप में कोई प्रकार का विक्षेप उत्पन्न न हो, तो उस स्थिति में क्या बन जाती है यहाँ पर संतुलन की स्थिति, जिस केस में P/Q बराबर क्या होता है R/S। हमको इसी का करना है, प्रूफ करना है। इतना लिख देंगे प्रूफ करने के बाद तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। चलते प्रूफ करते हैं अच्छे तरीके से। तो इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब देखो यहाँ पर किरचॉफ का नियम लगने वाला। आप देखो यहाँ पर दो लूप दिख रहा होगा आपको, ABDA, ABDA, एक लूप ये दिखा, दूसरा दिखा BCDB, दिखा, दो लूप दिखा ना। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर। देखो ये ऐसे इनको, तो किरचॉफ का नियम पढ़े हुए हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्या, बंद लूप। क्या लिखते हैं, बंद लूप। कौन कौन सा, A, वो B, ये D, A में। अब देखो अगर यहाँ पर कुंजी को बंद करते हैं, कुंजी क्या करते हैं, बंद करते हैं, तो धारा यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी। तो मान लेते हैं यहाँ पर I धारा गई, यहाँ पर भी I आई। जब यहाँ पर पहुँची तो I के कितने मार्ग हो गए, 2 मार्ग हो गए, एक मार्ग है एक मार्ग है। तो इधर जो चलेगी उसको मान लेते हैं I1 और जो इधर चलेगी उसको क्या मान लेते हैं I2। यहाँ तक बात समझ में आया। यहाँ से जब कुंजी को बंद किए धारा प्रवाहित करने के लिए, तो यहाँ से I धारा निकली, यहाँ पहुँची। अब यहाँ पर देखो A पहुँची के 2 मार्ग हो जाएंगे, एक इधर हो जाएगा एक इधर हो जाएगा। इसका नाम I1 रख दिया, इसका नाम I2 रख दिया। अब यहाँ तक पहुँचेगी, इसमें धारा जा नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर धारा मान शून्य होता है, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पहुँच जाएगी। तो यही I1 यहाँ पर पहुँच जाएगा, I1 हो जाएगा, और ये वाला यहाँ पर पहुँचेगी और D से होते क्या पहुँच जाएगी यहाँ पर I2, और यहाँ पर दोनों पहुँचेंगे, फिर से क्या बन जाएंगी, I बन जाएंगी। बात समझ में आया। फिर से रिलैक्स हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर I हुआ, जब I यहाँ पर पहुँची तो इसके 2 मार्ग हो गए, एक इधर एक इधर, एक का नाम I1 रख दे, एक का नाम I2। धारा 2 मार्ग में विभक्त हो गई, एक I1 यहाँ पहुँची, वही I1 यहाँ आई, ये I2 यहाँ आई, वही I2 यहाँ आई, और दोनों I1 I2 मिलकर फिर क्या बन जाएंगी, I बन जाएंगी। क्यों, क्योंकि चली क्या थी यहाँ पर I, और मिल भी क्या गई, दोनों I1 I2 मिल गए, क्या हो गया यहाँ पर I हो गया। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलते हैं, ध्यान दो। आपको चिन्ह पर पार्टी बताया गया था किरचॉफ के द्वितीय नियम में, आपको याद होगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं याद होगा तो प्रॉब्लम आ सकती हैं। इसलिए आप लोग पहले पुराना लेक्चर देख लीजिए ताकि आपको कोई समस्या ना आए। अब देखो कहाँ से चलना, A से B चलना। आप भी इसी दिशा में जा रहे हो, धारा भी इसी दिशा में जा रही है, तो प्लस लेंगे। आप भी इसी दिशा में जा रहे हो, धारा भी इसी दिशा में जा रही है, क्या लोगे, प्लस। क्या लोगे यहाँ से, I1P। ठीक है, अब आप B से कहाँ जा रहे हो, देखो A भी B हो गया, B से कहाँ आ रहे हो, D। तो जब B से D में आ रहे हो तो यहाँ पर कुछ नहीं है, धारा का मान शून्य, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। अब D से कहाँ आ जा रहे हो, A। अब देखो आप इधर जा रहे हो और धारा इधर आ रही है, तो क्या लोगे, माइनस का लोगे, क्या लोगे, I2R। इनके बीच में किसी प्रकार का विद्युत वाहक बल यानी सेल नहीं लग रहा है, इसमें कुछ भी नहीं लग रहा है, इसलिए विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, कहाँ लग रहा है, देखो A और C के मध्य लग रहा है, E का मान ना, यहाँ पर लूप में कहाँ लग रहा है, तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर शून्य हो गया। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, फिर देख लो। ABDA, A से जब B जा रहे हो तो आप भी इसी दिशा में जा रहे हो और धारा भी इसी दिशा में है, तो लिख लेंगे I1 और प्रतिरोध का मान क्या होता है, P हो गया। अब बताओ B से D में आ रहे हो, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देते हैं। अब किस में आ जाओ, देखो D से A। जब D से A में आ रहे हो, अब बताओ आप इस तरह आ रहे हो और धारा इस तरह है, आप इस तरह जा रहे हो, धारा इस तरह जा रही है, तो विपरीत दिशा में जाता है तो क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। धारा का मान क्या हो गया, I2 हो गया, इंटू प्रतिरोध हो गया R। ये सब पढ़ाएं किरचॉफ के नियम में कैसे क्या होता है। ठीक है, केवल लूप पहचानो बस, बराबर शून्य, इसमें किसी प्रकार विद्युत बल नहीं लग रहा है, इसलिए क्या हो गया, शून्य हो गया। ठीक है, लूप में कहाँ लग रहा है, ये तो लग रहा है बिकर इनके मध्य लग रहा है ना। बात समझ में आया। अब इनको सही कर लेते हैं, इनको होता क्या है, I1P, इधर माइनस उधर क्या बन गया, इधर माइनस उधर बन प्लस बन गया। समीकरण बना लेते हैं इसको 1। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा लूप देखते हैं, कौन सा, B, बंद लूप, B C D फिर B। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखते हैं, ऐसे चल रहा है, इनको ऐसे घुमा देते हैं, ये ऐसे ना, ऐसे चले ना, ऐसे करके। अब बताओ B से C में चल रहे हो, अब बताओ आप B से C जा रहे हो, उसी दिशा में जा रहे हो, और धारा निशान देखो, चिन्ह देखो, धारा कैसा है, इस तीर निशान उसकी दिशा में है, इसलिए लेंगे क्या, I1, और यहाँ क्या है, प्रतिरोध Q है। अब बताओ जब यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, अब बताओ आप ऐसे आ रहे हो और धारा ऐसे है, तो विपरीत है ना, धारा विपरीत आप आ रहे हो, तो माइनस ले लो, यहाँ पर माइनस हो गया, ये हो गया I2, ये हो गया S,
बराबर, इसमें कुछ नहीं, इसमें विद्युत बल नहीं लग रहा है, इसलिए क्या लगा देंगे यहाँ पर 0। ये हो गया I1Q बराबर, इधर माइनस से उधर आएगा तो क्या बन जाएगा प्लस में, और समीकरण कितना माना इसको, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब एक काम कर, समीकरण 1 और 2 को आपस में क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। जगह नहीं तो लाइन उन खींची जा रही है, आप चाहे लाइन मत खींचिएगा, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। तो लिखते हैं समीकरण 1 को किससे कर देते हैं, भाग, तो लिख देते हैं I1P, देखो बाएं पक्ष से भाग देते हैं और दायां पक्ष से भाग देते हैं। ठीक है, तो I1 से I1 कट गया, I2 से I2 कट गया, कितना आया P/Q बराबर आया R/S। यही क्या करना था, हमको लाना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में अवश्य होगा। चित्र कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से धारा चली, धारा 2 मार्ग हो गए, इसका 2 नाम रख दिए, एक I1 और एक I2। ये धारा यहाँ पहुँची, वही धारा यहाँ आ गई, I2 यहाँ पहुँची, वही धारा यहाँ आ गई, और दोनों धारा एक में मिल गई, फिर से नीचे आ जाएंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा I। ठीक है, क्यों, क्योंकि I जब यहाँ पर तभी 2 मार्ग हो, तभी तो इसका नाम रखे थे, फिर से एक मार्ग हो गया, फिर से वो I हो गई। फिर लूप पहचानो, A B D, A में यहाँ से यहाँ तक चले तो धारा भी सीधी समझा रहे हैं, आप भी सीधा समझा रहे हो, तो क्या होता है प्लस I1P होता है। यहाँ से यहाँ तक आओ, इसमें धारा का मान 0 होता, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता, छोड़ दो। B से D से A में आ जाओ, क्योंकि लूप यही तो है पूरा लूप। तो D से B में आ रहा हो, धारा आप इस तरह से, आप ऊपर से नीचे आ रहे हो, धारा विपरीत है तो माइनस ले लोगे, और क्या हो जाएगा I2R ले लोगे बराबर 0। वहाँ पर कोई विद्युत बल नहीं लग रहा है, 0 हो गया। अब पक्षांतर समीकरण एक बार ऐसे दूसरा लूप ले लिया, समीकरण 2 बनाया, दोनों को आपस में भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो एक बार वीडियो को बैक करके आप एक बार और देख लीजिएगा। कहीं पर अगर समस्याएं आती हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा। और क्योंकि इसका यूज़ जो है, इसका 2 जगह यूज के प्रयोग किया जाता है। एक मीटर सेतु में, क्या है, मीटर सेतु में है, और अगला विभवमापी होता है। ठीक है, बात समझ में है, जिसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी कहते हैं, इनका उपयोग भी आता है। तो 2 उपयोग हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक है, कौन सा, एक मीटर सेतु होता है, ठीक है, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, जिसको हम लोग विभवमापी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। ठीक है, तो जब मीटर सेतु समझाएंगे तो अगर कहीं पर इसको प्रॉब्लम आई होगी तो आप पूछ सकते हैं, आपको एक बार फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।